साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, एक तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो आए हुए हैं और भारत में भी पहले दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, बंगाल पहुंचे हैं, कोलकाता में। और कोलकाता में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी में सबसे पहले दस्तक दी है, जहां मदर टेरेसा ने काम किया था, वहां के लोगों से मिले हैं। उसके बाद ये दिल्ली पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी है। तो आखिर ऐसे क्या मजबूरी थी कि इनको बंगाल ही जाना पड़ा। फिर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से भारत क्रूड ऑयल के मामले में इस समय बैलेंस बना रहा है, किस तरह से भारत क्रूड ऑयल लेने के मामले में अभी रशिया से सबसे ज़्यादा ले रहे हैं हम, और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं वेनेजुला से। याद कीजिए, मैं एक टाइम पर आपको बताता था कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को जब यूएस ने उठाया तो भारत ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि भारत की प्लानिंग थी कि आने वाले समय में वेनेजुला से सस्ता तेल खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज हैं जो वेनेजुला के हैवी क्रूड ऑयल को भी रिफाइन कर सकती है। ये व्यवस्था हर किसी के पास नहीं है जी। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे भारत ऑयल को रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहा है। पहले जितना पैसा मिलता था उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ऑयल की सप्लाई में भी कोई खास अंतर नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी क्यों कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ। बात करते हैं कि करके सबसे पहले बात करेंगे रूबियो साहब की। रूबियो साहब भारत आ चुके हैं। भारत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर ली है। इससे पहले कोलकाता गए थे, कोलकाता में भी इन लोगों से मिलकर के आए हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज से। आखिर ऐसा क्यों? उससे पहले कुछ खबरें मैं आपको और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। खबर है 21 मई 2026 की, 2 दिन पहले की। एनआईए ने अरेस्ट किया है कोलकाता का एक निवासी जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। एस्पियोनेज चार्जेस लगे उस पर। याद कीजिए मुर्शिदाबाद दंगों को। उस समय मैंने आपसे क्या कहा था कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं, ये दंगे जब टीएमसी की सरकार थी, पिछले साल की बात है, आई थिंक 2025 की है शायद, या 24 की है, भूल जाता हूं मैं, खैर 25 की होगी। तो मुर्शिदाबाद में यह पाया गया था कि बड़े अमाउंट में बांग्लादेश की तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट वाले कागज सर्कुलेट किए गए हैं रातों रात, और लोगों को बताया गया है कि उन्हें करना क्या है। उर्दू भाषा में लिखे हुए थे। कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसकी तरफ से आए थे, कई लोगों का कहना है कि अन्य ग्रुप्स की तरफ से आए थे, बट आए बांग्लादेश की तरफ से थे। ये काम चलता था खुलेआम। बांग्लादेश से अलग अलग तरह की चीज़ों की तस्करी होती थी, हम सब जानते हैं, इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस समय बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल अलर्ट पर है, क्योंकि यहाँ से हम जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको बाहर कर रहे हैं और बड़े स्तर पर यहाँ क्रैकडाउन कर रहे हैं। और इस बात की भी संभावना है कि यहां पर यूएस की भी स्पाइंग चल रही हो, क्योंकि आप याद करो, जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी तो उन्होंने कहा था कि यूएस बड़ी कोशिश कर रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड को ले ले। शेख हसीना ने यूएस को नहीं दिया, फलस्वरूप शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। फिर मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि यूएस की एक और भी मंशा है कि यहां पर भारत के मणिपुर, मिजोरम, थोड़ा सा बांग्लादेश, थोड़ा सा म्यांमार छोड़ करके एक देश बना दिया जाए, जिसका नाम जालिंगम रख दिया जाएगा। इसके लिए बड़े स्तर पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में अंदर ही अंदर खेल चल रहा है। कई तरह के लोग हैं जिनको लगा दिया गया है काम पर, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के बीच रह करके लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और यहाँ पर विशेष तौर से मणिपुर में लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई तुम लोग भारत के निवासी नहीं हो, तुम लोग यहूदी हो, जो आज के 3000 साल पहले इजराइल की तरफ से भारत आ गए थे। ऐसे ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकली सही नहीं है बात। ठीक है, तो तुम्हें आने वाले समय में या तो वापस इजराइल लौटना है या यहीं पर अपना एक देश बनाना है। ठीक है, बड़े स्तर पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जेंस हो रहे हैं, वो तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसा है। आज यहाँ का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर 70% से कम क्रिश्चियंस रहते हो। कहीं पर तो 90% पॉपुलेशन है, कहीं 80% है, कहीं 70% है। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि बड़े स्तर पर मास कन्वर्जेंस चल रहे थे। ये जो मास कन्वर्जेंस क्रिश्चियनिटी के चल रहे थे, वो केवल यहीं पर नहीं चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। उस पर भी आऊँगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब यूएस की जो चाल थी जालिंगम वाली कि भाई इसको हम तोड़ के अलग करेंगे, इसका तो ऑपरेशन चल ही रहा है, भारत इसे काउंटर कर रहा है, तो आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यहां पर चीजें नहीं चल रही होंगी बंगाल में। तो इस पर भी बड़े स्तर पर क्रैकडाउन हो रहा है। सामने खबरें कभी भी नहीं आएंगी, काम चल रहा है। ठीक है, एक और खबर आपको दिखाता हूं। ये पिछले साल की है, मई की। जेएमबी टेरर मॉड्यूल, डायमंड हार्बर मैन थर्ड अरेस्टेड इन वेस्ट बंगाल प्लॉट विद लिंक्स टू लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान हैंडलर्स।
डायमंड हार्बर वो जगह है जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ता है, MP बन के जाता है, ठीक है। वहां पर तीसरा आदमी पकड़ा गया था जो लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा था पिछले साल। मैं तो कह रहा हूं बहुत ना के बराबर लोग पकड़े गए, अंदर ही अंदर क्या चल रहा होगा किसी को नहीं पता होगा। आगे देखिए, ऑपरेशन मुर्शिदाबाद पार्ट 2, बैंड ग्रुप्स रेडिकल NGOs फ्यूल्ड बंगाल वायलेंस, ठीक है। यानी कि ऐसे बैंड ग्रुप्स और NGOs ने बंगाल के वायलेंस को आगे बढ़ाया था, जिनको पूरी तरह से बैन किया गया था। और इसमें मैं नाम दिखाऊं आपको अगर अवेलेबल हो तो, चलिए नाम, क्योंकि विद प्रूफ सामने नहीं था इसलिए किसी ने लिखा नहीं है। संभावना वही है जो मैं बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी हो सकती है, नहीं तो कोई ना कोई और ग्रुप होगा जो बांग्लादेश का होगा, जिसने बंगाल को जलाने की साजिश रची थी। तो ये चल रहा था मामला, ठीक है। फिर CBI लॉन्चेस प्रोब इन रिलीजियस कन्वर्जेंस इन बंगाल, 2023 की खबर है। 2023 में CBI बड़े स्तर पर रिलीजियस कन्वर्जेंस पर क्रैकडाउन करने का प्रयास कर रही थी, सफलता कुछ खास हासिल नहीं लगी। पकड़े CBI ने कि हाँ ये चल रहे हैं, बट जिस अमाउंट में काम हो रहा था उस अमाउंट में नहीं पकड़े गए। सपोर्ट कर रही थी लोकल गवर्नमेंट। मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, बांग्लादेश की तरफ से क्या सपोर्ट आ रहा था, जिस तरह से क्रैकडाउन होना चाहिए था, सपोर्ट होना चाहिए था बंगाल की सरकार की तरफ से, वो नहीं हुआ था। किस तरह से कोलकाता में या डायमंड हार्बर में तमाम जगहों पर बंगाल में बैठ करके पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस जुटाया जा रहा था, हम सब देख रहे हैं। तो हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि US के लोग भी यहाँ हों। तो मार्को रूबियो यहाँ क्यों आए, और सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज में क्यों गए? आप एक बात बताइए, जिस आदमी को ये पता होगा कि अब नंबर क्रिश्चियन मिशनरीज का है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। और जाके उसने कुछ ऐसा नहीं कि जाके कुछ चुपचाप एग्रीमेंट कर लिया होगा, सिर्फ एक जेस्चर विजिट होती है। मार्को रूबियो जाके चला जाएगा वापस अपने देश, फिर बाद में और अधिकारी आकर के या किसी और तरीके से इन लोगों को बोला जाएगा कि भैया हद में रहना, क्योंकि सरकार इस समय बिल्कुल खतरनाक मूड में है। तो ये अपने सब मिशनरीज को ये संकेत देने के लिए, सांकेतिक संदेश देने के लिए आया था कि हमें थोड़ा सा अभी हाथ हल्का रखना है। समझ रहे हो आप बात को? अच्छा, मदर टेरेसा के बारे में बात करी जाती है। ये औरत संदिग्ध है। ये औरत मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से दिखाया जाता है। क्यों पूरा युगोस्लाविया छोड़ करके ये भारत में आकर के यहाँ पर लोगों की सेवा कर रही है? क्या हाँ, लोगों की सेवा कर रही है। वहाँ लोग नहीं मिले से सेवा करने के लिए। मास लेवल पर कन्वर्जन चल रहा था, और अगर कन्वर्जन नहीं चल रहा तो कोई मुझे ये बता दे पूरा नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियन कैसे हो गया है, कैसे धीरे धीरे क्रिश्चियन हो गया, कैसे झारखंड में क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन चल रहा है। वहाँ की सरकार इस बात को मानती है। क्यों उड़ीसा में चल रहा है, क्यों छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्यों देश के तमाम जगहों पे चल रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है, साल का कुछ अमाउंट दिया जाता है लोगों को। ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो आदिवासी हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ना, या मान लो कोई पिछड़ी जाति के हैं या गरीब हैं, उनको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनको बोला जाता है कि तुम्हें साल का 1 लाख रुपए देंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस करनी है, हम फ्राइडे को संडे को चेक करने आएंगे कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, प्रेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और जितने भी हिंदू आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, इन सबको बाहर करिए आप। और फिर भी कोई नहीं मानता कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे बाहर, तो फिर उनको ऐसी तस्वीरें दी जाती हैं जिसमें कृष्ण और जीसस दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं कि दोनों दोस्त थे, देखो दोनों दोस्त थे। जिसमें जीसस को भी ऐसे दिखा दिया गया कि ये भी देखो देवता ही हैं। इसी तरह से जब आदमी सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा तो धीरे धीरे उसको स्वीकार कराया जाता है। ये बड़े स्तर पर चल रहा है। और आपको अगर देखना हो तो आपके शहर की उन बस्तियों में चले जाना जहाँ पर आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब है, यहाँ लोग जैसे तैसे जिंदा रह रहे हैं, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा। मैंने तो खुद होते देखा है, मैं देहरादून में रहा था तब मैंने देखा था। तो इस चीज़ पर क्रैकडाउन बंगाल में होना है, इसीलिए ये एक विजिट वहाँ पर रखी गई थी। उसके बाद अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैंने एक जने का किसी का वीडियो देखा था तो उसमें वो जने कह रहे थे कि नहीं साहब, आने वाले समय में भारत में भी क्वाड की मीटिंग होनी है, तो मीटिंग से पहले जो एक दौरा किया जाता है तो ये उसका जेस्चर दौरा है। मैंने चलो ठीक है, अगर है तो ये बताओ, क्वाड तो इतने साल से फॉलो हो रहा है, तो क्वाड इतने साल में ऐसी कौन सी चीज़ हासिल कर पाया है जिससे कि क्वाड के लिए ऐसे पहले आकर के मीटिंग करनी पड़ रही है, हवा बनानी पड़ रही है। क्वाड का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US इस तरफ कर दूं तो इन चारों देशों का एक ग्रुप है जो जापान के शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनके कहने पर 2007 में इसकी पहल की गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जो डेमोक्रेट्स की सरकार है उन्होंने इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया, और फिर बाद में
2015 के आसपास ऐसे भाव देने की कोशिश की उन्हीं डेमोक्रेट्स ने। ट्रंप आए, ट्रंप ने भी मीटिंग रखने की कोशिश करी, ट्रंप ने इसको और पहले कार्यकाल में बढ़ावा देने का प्रयास किया। बीच में खबरें ये भी आई कि इस ग्रुप को ये डिफेंस पैक्ट के रूप में बनाना चाह रहे हैं, तो भारत ने मना कर दिया कि हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे जो डिफेंस पैक्ट हो। डिफेंस पैक्ट का मतलब कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला। तो ये तो वाली बात हो जाती कि कल को चाइना जब ताइवान पर अटैक करता तो यूएस खुद आने के बजाय भारत से कह देता कि भारत एक काम करो, तुम अपने 2 जहाज यहाँ लगा दो जापान के पास, ताकि सिक्योर रहे, कहीं चाइना जापान पर अटैक ना कर दे। तो भारत क्यों लगाए? तुम्हें लगाने तुम आके लगाओ। वो कहता अरे क्वाड में तुमने एग्रीमेंट किया था, या जापानी कह देता कि 2 जहाज यहाँ लगा दो, हम किसी और का ठेका क्यों लें? तो इसलिए हमें ये इसको डिफेंस पैक्ट नहीं बनाना था। तो मुझे ठीक है, इसकी बात भी, क्वाड की बात भी कोई ना कोई करी होगी मार्को रूबियो ने फॉर कहने के पर्पज से, बट मेन पर्पज ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री से मिलकर के कहा है कि ट्रंप आपको यूएस बुलाना चाह रहे हैं, प्लीज यूएस आए। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के कल्चरल टाइज बढ़ें। बड़ा कल्चर की याद आ रही है कि तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारी क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे अब खत्म होने वाली हैं। ये है वजह, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी वजह और भी है, हम ये जो यूएस है इसलिए भी आया है क्योंकि इन्हें अपना ऑयल का व्यापार भारत में बढ़ाना है। भारत रशिया से करीब 50% के आसपास तेल ले रहा है। अगर हम 100 लीटर तेल बाहर से मंगा रहे हैं तो 50 लीटर रशिया से आ रहा है। यूएस से भी हम बड़े अमाउंट में ले रहे हैं और वेनेजुला से भी ले रहे हैं, और सस्ता मिल रहा है और ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसको रिफाइन करने की व्यवस्था है। रिफाइन करने की व्यवस्था भी कहाँ है? रिफाइन करने की व्यवस्था हमारे पास जामनगर गुजरात में सबसे बड़ी रिलायंस की इंडस्ट्री जो है वहाँ पर है, बड़े स्तर में। यहाँ पर नायरा इंडस्ट्री वो है रिफाइनरी, उसमें भी व्यवस्था है, जहाँ पर रशिया का तेल आगे रिफाइन होता है उसमें भी जो हैवी क्रूड ऑयल है वो रिफाइन हो जाता है। उसके अलावा IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उड़ीसा में और हरियाणा में उसकी जो रिफाइनरीज हैं रिफाइन कर लेती हैं। BPCL जो है वो भी कर लेती है, BPCL MP वाली और केरल वाली, ये दोनों कर लेती है। इसके अलावा HPCL, आई थिंक HPCL ही है जो कर लेती है, आंध्र प्रदेश वाली और पंजाब वाली, ठीक है। बाकी एक आध कोई और हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। इतनी हम पे हैं रिफाइनरी जो बड़े स्तर पर वेनेजुला के ऑयल को रिफाइन कर सकती है, ठीक है। तो हम वेनेजुला का ऑयल ले रहे हैं, तो यूएस का भी ले रहे हैं। मे बी कोई ऑयल डील भी सामने आए भविष्य में, है ना, हो सकता है मार्को रूबियो उसकी भी कोई बात करें, देखा जाएगा। बट यूएस अपना ऑयल बेचने के मूड में है, हम भी खरीदने के मूड में। हमें तो अपना फायदा देखना है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि अरे ये हमारा दोस्त है इससे लेंगे, ये हमारा ना। हमें जो सस्ता तेल देगा हम उससे ले लेंगे, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे वेनेजुला हो, चाहे यूएई हो, चाहे कोई हो, और हम ले रहे हैं। इसके मामले में मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, फिर आपसे कुछ बातें करूंगा। देखो, भारत ने ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मंगा लेते हैं, कच्चा तेल मंगा लेते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और फिर बड़े बड़े देशों को बेचते हैं। यूरोप में रिफाइंड ऑयल बेचने के मामले में भारत नंबर 1 रहा है। अब थोड़ा सा हमने कम कर दिया है, लेकिन जब ये रशिया से हम ले रहे थे सस्ता तेल, रशिया से सस्ता तेल लेते थे, रिफाइन करते थे और इनको महंगा करके बेचते थे। अभी भी कर रहे हैं। और इसमें चीज़ देखिए, हाईएस्ट इन 4 years, इंपोर्ट्स अप 10%, ट्रेड डेफिसिट एट 3 month हाई। ये मई 16, 2026 की खबर है। खबर क्या है? खबर ये है कि हायर पेट्रोलियम प्राइसेस प्रोपेल्ड इंडियाज एक्सपोर्ट टू, हम जो तेल को रिफाइन करके बेच रहे थे वो अब बेचा है हमने $43.6 बिलियन का, जो कि पिछले 4 साल में हाईएस्ट है, ठीक है। शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 13.8%, विच इज फास्टेस्ट इन 5 months। 5 मंथ में ये ग्रोथ फास्टेस्ट रही है। तो साहब हम तो बहुत ज्यादा पैसा, डॉलर तो बहुत ला रहे हैं हम, फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप डॉलर को, बाहर की चीज़ें मत खरीदो, डॉलर बाहर मत जाने दो, फॉरेक्स बचा के रखो। इस पर भी मैं बताऊंगा आपको भी, है ना। ये आपको मैंने आंकड़ा दिया है बल्क में पूरा। इसका आंकड़ा अगर मैं वो करूं, देखो ये प्रेस रिलीज PIB का है। अगर मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं मंथ वाइज, तो देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट increased by 34.66%
फ्रॉम $7.12 बिलियन इन अप्रैल 2025 टू $9.59 बिलियन इन अप्रैल 2026। सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की बात करें, अप्रैल 2026 को कंपेयर करें अप्रैल 2025 से, तो अंतर देखो 34% का बढ़ गया है। तो पैसा तो बहुत आ रहा है बाहर से, फिर मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आता हूं उस पर भी। आगे देखिए, एलपीजी की बात आ गई है, चलो एलपीजी बता देता हूं। एलपीजी का क्या है, शॉर्टेज हमारे यहाँ हुआ है। बाहर से जो एलपीजी आती थी उसमें 30% की गिरावट आई है। उसी गिरावट को कवर करने के लिए अभी यूएई से हमने डील करी है कि भाई एलपीजी भेजो यार और ज़्यादा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एलपीजी बाहर से ही मंगाते हैं। हम एलपीजी खुद बना लेते हैं, जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करते हैं, उसी से एलपीजी निकल जाती है। पर हमारे यहाँ ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि उससे काम चल नहीं पाता, हम फिर भी बाहर से मंगाते हैं। हम अपनी टोटल ज़रूरत का करीब करीब 2/3 एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, और उस 2/3 में से भी 40% सिर्फ यूएई से मंगाते हैं। तो यूएई से और मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसी की बात है। और हम पे एलपीजी की कमी पड़ गई है, ये बात भी सही है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस आर इमर्जिंग वाइल इन हम बेचते भी थे। वाइल इन कैलिफोर्निया गैसोलीन प्राइसेस हैव सर्ज टू नियरली $6 पर गैलन, ठीक है। हम एलपीजी को बेचते भी थे, जिस पर हम रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो रिफाइंड प्रोडक्ट बेचते थे, इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कम बेचें, पर कंपनीज बेच रही हैं। कंपनीज कम बेचें, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने ड्यूटी बढ़ा दी है कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो महंगा पड़ेगा। फिर भी अभी देखो इतना पैसा हम उससे, यानी एक्सपोर्ट पर हम पूरी तरह से भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। पूरी तरह से नहीं लगानी है, मतलब एक थोड़ा सा ब्रेक लगाना है, जो हम लगा नहीं पा रहे हैं। तो रशिया से सबसे ज़्यादा, ये मैंने बता दिया। देखो, अप्रैल क्रूड इंपोर्ट्स डिप 4.3% ईयर ऑन ईयर, बट ऑयल बिल जंप्स ओवर 50% ऑन प्राइस सर्ज। ये है समस्या जो मैं आपको बता रहा था कि भारत पिछले अप्रैल में जितने का तेल बेचा है, उससे 34% ज्यादा का तेल इस अप्रैल में बेच दिया। तो डॉलर तो हम पे बहुत आ गया। फिर मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए। वो जो डॉलर आया था ना ज्यादा, वो तेल के दाम बढ़ने की वजह से आया था। जो चीज पहले 100 रुपए की बिक रही थी, अब 150 की बिक रही है, तो जाहिर सी बात है 50 रुपये ज्यादा ही आएंगे। पर तुम कच्चा तेल खरीदी भी तो रहे हो, उस खरीदने भी तो डॉलर दोगे, अब वो 50% ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो ओवरऑल घाटा है। समस्या ये है। तो कई लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है? फिर ऐसा इसीलिए है, हमने तेल भी कम कर दिया। बाहर से तेल हमारा 4.3% कम हुआ, लेकिन बावजूद उसके बिल 50% ज्यादा का आया प्राइस बढ़ने से। और प्राइस भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से तेल महंगा आ रहा है ना। प्राइस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इंश्योरेंस बढ़ गया है। आपके जहाज के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। वो इंश्योरेंस जो होता है जहाज का, वो और महंगा हो गया क्योंकि खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। समस्या ये है। हालांकि वेनेजुएला से सस्ता तेल मिल रहा है। अब देखो क्या आगे खबर आती है उसकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और बता दूं, देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है सरकार ने ताकि रिफाइनरीज रिफाइन करके बाहर के देशों को ज़्यादा ना बेचें, पर वो तो बेचेंगी भाई, उन्हें नुकसान होगा। और ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देने के कारण भी कम बेच रही हैं, जिससे रिफाइनरीज को नुकसान हो रहा है। बाहर महंगा बेचती थी, अब वो अपने देश में बेचना पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है उनको। सुनने में आया कि अब तक 60,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है सभी कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को। देखो क्या होता है। तो 23 रुपये प्रति लीटर डीजल पर बढ़ा दी गई थी, और ये एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 33 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई थी, और पेट्रोल पर नहीं बढ़ाई थी। बावजूद इसके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कंपनीज को भी, हमको भी। सरकार ने कंपनीज से कहा है कि बाहर भेजने की बजाय अपने देश के लोगों को बेचो, बट भाई हर कोई अपना पूरी तरह से तो उसे क्रैकडाउन नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि जब तेल महंगा हो जाता है तो बाहर से आएगा महंगा, आप उसे रिफाइन भी कर लोगे, बेचोगे, बिकेगा महंगा। अब आप उतना नहीं बेचने दे रहे, ठीक है, फिर भी बेच रहे हो 34% ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन 50% ज़्यादा आपको दे करके खरीदना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दुनिया में अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो महंगाई भी तो बढ़ने वाली है। अगर तेल महंगा होगा तो हर चीज़ पर उसका असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में जब ट्रक्स में चीज़ें जाती हैं तब वो महंगी हो जाएंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। तो महंगाई न अल्टीमेटली लोगों को महंगाई न झेलनी पड़े, इसलिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि ऑयल के दाम बस कैसे भी रेगुलेटेड रहें। तीसरी बार भारत ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी कर चुका है।
₹4.5 बढ़ गया है शायद पेट्रोल पे, आज की खबर है आई थिंक। तो फिर भी बहुत कम है, दुनिया में सबसे कम है। लेकिन अगर थोड़े और बढ़े तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो मुद्दा बन सकती है। और इस समय कई ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भी भारत में कोई मुद्दा मिल जाए। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही परचेज़ करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। आप कंपनियों को एक हद तक ही कह सकते हो कि भाई एक्सपोर्ट मत करो, कंपनी भी कहेंगी कि भाई हम घाटे में कब तक चलें। आप दूसरे देशों को एक हद तक ही कह सकते हो कि भाई इतने प्राइस में हमें दे दो, वो कहेगा नहीं हम तो महंगा ही बेचेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आप अपने लोगों को भी एक हद तक ही कह सकते हो कि भाई कम यूज़ करो, लोग कहेंगे नहीं हम तो जाएँगे, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। कुछ लोगों को ऑयल के प्राइसेस को लेकर के और इन सब फैक्ट्स को लेकर के थोड़ा दिक्कत थी, तो मैंने वो बताया है। मे बी मार्को रूबियो की विजिट भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ा जो बदलाव लेकर के आएगी वो ये कि हम शायद अमेरिका से और ज़्यादा तेल खरीदें, शायद सस्ते दाम पर। जो भी बात बनती दिख नहीं रही है, क्या पता बन जाए। अगर ये बन जाती है तो मैं इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानूंगा। तुम अमेरिका से सस्ता तेल मंगा लो, ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और, हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इससे क्या होगा, हमें हमारे चैनल को मजबूती मिलेगी। आप लोग वीडियोस अच्छा देख रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ वीडियोस को प्रमोट नहीं किया जाता है यूट्यूब के द्वारा। अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों की सहायता से हमारा चैनल आगे बढ़ जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।